मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो सिलेबस आपका था इसमें जो है एक टॉपिक था भारत में संघवाद। ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, ये सिलेबस पढ़ा रहा था। तो हम लोग जो भारत में राजनीतिक संस्था जो पढ़ रहे थे उसमें जो है एक तो पहला टॉपिक हो गया था भारत संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान, प्रभाव, वो मैं बता दिया था। और मैं बताया था कि नेशनल मूवमेंट भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और संविधान सभा वाला टॉपिक हो गया था, संविधान का दर्शन हो गया था, भारत में संविधानवाद ये मैंने करा दिया था, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण संतुलन, मौलिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान में संशोधन पहले दूसरे क्लास में करवाया था, केंद्रीय कार्यपालिका करा दिया था, संसद करवा दिया था, न्यायपालिका करा दिया था। और उस दिन जो है इसके पहले वाले क्लास में हमने न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार, उस पर हमने चर्चा किया था। अब इसके बाद जो टॉपिक था राज्यों में कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, ये मैंने करा दिया था, जो आप लोगों का सामान्य सिलेबस था। अच्छा, जो बुकलेट है तो उसमें जो है वह एक तो प्रैक्टिस सेट है इस टॉपिक 7 में, जो आप लोगों का भारत में राजनीतिक जो संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो ये जो टॉपिक है उसमें 3 बुकलेट होगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। 3 बुकलेट होगा और एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो ये आप लोगों के पास जो है ये पहुंचा होगा। तो आप लोग जो है पहले उसको क्लास करेंगे, जो 40-45 वीडियो है, उसके बाद क्लास करने के बाद बुकलेट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग लगाइएगा। तो ये मैं बता रहा था, इसमें एक टॉपिक था भारत में संघवाद, सशक्त केंद्र परक संरचना, असम्मित संघीय प्रावधान। तो उस दिन मैं असम्मित संघीय प्रावधान पढ़ा दिया था। अनुकूलन पढ़ाना था, अंतर सरकारी समन्वय क्रिया विधि पढ़ाना था, अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ा दिया था और उभरती प्रवृत्तियां पढ़ाना था। ये इसमें 2-3 टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है। और निर्वाचन प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन आयोग, ये सब मैं पढ़ा दिया था। स्थानीय शासन, ये आप लोगों के नॉर्मल सिलेबस में ही मैं पढ़ा दिया था। तो हम लोग का ये जो टॉपिक बचा हुआ है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है संघवाद की उभरती जो प्रवृत्तियां हैं, संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो देखिए, उभरती प्रवृत्तियों में जैसे वैश्वीकरण है, तो पहले तो एक सामान्य सा पहलू ऐसे समझिए कि वैश्वीकरण का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का संघवाद पर प्रभाव क्या पड़ा है। और दूसरा चीज समझना है कि गठबंधन सरकार का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है। गठबंधन सरकार का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है। और तीसरा चीज, थोड़ा सा इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं कि भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप, कभी कभी प्रश्न आता है इसका, भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप, एक तो ये। तो ये हम लोग को ये चीज पढ़ना है इसमें। तो पहले मैं जो है ये वैश्वीकरण का संघवाद पे प्रभाव पढ़ाता हूं। अब देखिए, वैश्वीकरण का संघवाद पर जो प्रभाव है उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग लिख भी लेंगे। एक तो सकारात्मक प्रभाव है और एक इसका नकारात्मक प्रभाव है। ये सब कथन कारण में प्रश्न आ सकता है, तो 2-2, 3-3 हम लोग को ऐसे पहले इस पर चर्चा किया जाए। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब समझ रहे हैं अंतर संबद्धता। पूरा विश्व जो है आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो है आपस में अंतर संबंधित हो रहा है।
तो इसको हम लोग जो है वह वैश्वीकरण कह देते हैं। अब इस चीज का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो एक एक समझिए फिर लिखिएगा। वैश्वीकरण ने संचार क्रांति को बढ़ावा दिया, जनता की आकांक्षा में वृद्धि होने लगी, राज्य सरकार पर भी जनता दबाव डालने लगी, और ऐसी दशा में जो है राज्य सरकारें पूंजी और तकनीक के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने लगी, क्योंकि राज्य सरकारों के पास उतना पूंजी तो है नहीं, उतनी अच्छी तकनीक तो है नहीं। तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से इस वैश्वीकरण ने क्या किया, सहकारी संघवाद का विकास किया। उस दिन मैं सहकारी संघवाद बताया था। नंबर 1, ऐसे 2-2, 3-3 लिखना है। नंबर 1 लिखिए, वैश्वीकरण ने संचार क्रांति को बढ़ावा दिया, वैश्वीकरण ने संचार क्रांति को बढ़ावा दिया, जनता की आकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी, जनता की आकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी, राज्य सरकारों पर विकास का दबाव बढ़ने लगा, राज्य सरकारों पर विकास का दबाव बढ़ने लगा, और राज्य सरकारें पूंजी तकनीक के लिए, राज्य सरकारें पूंजी तकनीक के लिए केंद्र के साथ सहयोग कर रही हैं, पूंजी तकनीक के लिए केंद्र के साथ सहयोग कर रही हैं। और दूसरा बात समझिए, वर्तमान मुद्दा लीजिए, सुरक्षा और विकास। उस दिन में मैं समझाया था कि सुरक्षा और विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य जो है देखा जाए तो एक प्रकार से दोनों प्रभावित हो रहे हैं। भाई सुरक्षा और विकास केंद्र और राज्य दोनों का मुद्दा है, साझा मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण है, कोरोना संकट है, संगठित अपराध है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब समस्याओं से केंद्र भी परेशान है, अधिकांश राज्यों के लिए भी चुनौती है। इसलिए भी जो है केंद्र राज्य आपस में सहयोग कर रहे हैं। नंबर 2, वर्तमान में सुरक्षा और विकास केंद्र राज्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, सुरक्षा और विकास केंद्र राज्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, संगठित अपराध आदि समस्याएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए चुनौती बन गया है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए चुनौती बन गया है, जिसका समाधान सहकारी संघवाद से ही संभव है, जिसका समाधान सहकारी संघवाद से ही संभव है। और तीसरा बात समझिए, भाई वैश्वीकरण ने क्या किया, ये वैचारिक जो मुद्दे हैं इस तरह के, उनको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। थोड़ा विश्लेषणात्मक है, लेकिन कथन कारण में या कंसेप्ट में प्रश्न आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वैश्वीकरण ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार किया, विभिन्न देशों के साथ, संगठनों के साथ संधि समझौते किए जा रहे हैं, और उसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार जो है राज्यों पर निर्भर हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता है, जैसे जीएसटी। भाई स्मार्ट सिटी है तो केंद्र राज्य दोनों सहयोग करेंगे तभी तो स्मार्ट सिटी बन पाएगा। तो इस संदर्भ में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये नई उभरती प्रवृत्तियां हैं संघवाद में। नंबर 3, वर्तमान वैश्वीकरण में भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार कर रहा है, विभिन्न देशों आर्थिक संगठनों के साथ, विभिन्न देशों आर्थिक संगठनों के साथ संधि समझौते किए जा रहे हैं, जिसके क्रियान्वयन के लिए संघ की राज्यों पर निर्भरता बढ़ रही है, जिसके क्रियान्वयन के लिए संघ की राज्यों पर निर्भरता बढ़ रही है,
आर्थिक एकीकरण की भी आवश्यकता है, आर्थिक एकीकरण की भी आवश्यकता है। जिसके लिए केंद्र राज्य सहयोग कर रहे हैं। अब नकारात्मक प्रभाव चलिए देखिए, वैश्वीकरण में भाई जिन राज्यों में मानव संसाधन अच्छा है, आधारभूत संरचना अच्छी है, उन राज्यों का तो ठीक ढंग से विकास हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरी ओर जो है आनुपातिक रूप से उत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट है, उसका उतना विकास नहीं हुआ। तो अब समस्या यह हुआ कि एक ही देश में कुछ अमीर राज्य हैं, कुछ गरीब राज्य हैं, दोनों के मध्य जो है संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है। लिख दीजिए, वैश्वीकरण के कारण जिन राज्यों में मानव संसाधन तथा आधारभूत संरचना मजबूत थी, वहां विकास हुआ। जैसे दक्षिण और पश्चिम के राज्य, भाई महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, जैसे दक्षिण और पश्चिम के राज्य, तथा दूसरी ओर उत्तर के राज्य आनुपातिक रूप से कमजोर हैं। उत्तर का मतलब जैसे राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, उत्तर के राज्य आनुपातिक रूप से कमजोर हैं, जिससे राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है। राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है। और दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो है, अभी मैं बता रहा था सुरक्षा, तो सुरक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आया है। राज्य केंद्रित सुरक्षा की समस्या जो है मानव केंद्रित सुरक्षा की समस्या में बदल रही है। पर्यावरण की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। अब इन सब समस्याओं के संदर्भ में संविधान में बहुत सारा चीज तो लिखा नहीं गया, स्पष्टता भी नहीं है, जिसके कारण जो है जो वैश्वीकरण की नई चुनौतियां आई हैं। अब इसे कोरोना की चुनौती है। अब केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य की जिम्मेदारी, अभी देखिए केंद्र कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य कहता है केंद्र की जिम्मेदारी है, सब आपस में संघर्ष की स्थिति। नंबर 2, वैश्वीकरण के कारण सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण के कारण सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। राज्य केंद्रित सुरक्षा की समस्या, राज्य केंद्रित सुरक्षा की समस्या मानव केंद्रित सुरक्षा की समस्या में बदल रही है। मानव केंद्रित सुरक्षा की समस्या में बदल रही है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैविक हथियार, भाई कोरोना भी क्या है, जैविक हथियार हो सकता है, जैविक हथियार जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष हो रहा है। जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र राज्य के मध्य सहयोग हो रहा, संघर्ष हो रहा है, क्योंकि संविधान में व्यापक प्रावधान नहीं है। संविधान में व्यापक प्रावधान नहीं है। और तीसरी समस्या देखिए, वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण और शहरी स्तर पर सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। इसके कारण नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतीयतावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही है। और नव सामाजिक आंदोलन को भी बढ़ावा मिल रहा है। देखते हैं बोडोलैंड का आंदोलन, मान लीजिए द्रविड़ आंदोलन,
तो ये सब जो आंदोलन है भारतीय राजनीति में सामान्य रूप से चल रहे हैं। और नव सामाजिक आंदोलन भी, पर्यावरण आंदोलन, शांति आंदोलन। नंबर 3, वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण और शहरी स्तर पर सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। जिसके कारण नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पर्यावरण आदि मुद्दों को लेकर आंदोलनों को बढ़ावा मिल रहा है। आदि मुद्दों को लेकर आंदोलनों को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक क्लियर करना है कि क्या मुद्दे हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, वैश्वीकरण ने जो है किस तरह से संघवाद में नई प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। अब भारतीय राजनीति में जो गठबंधन सरकार है वो भी लंबे समय तक चला। भाई 1989 से लेकर 2014 तक गठबंधन सरकारें लंबे समय तक चली हैं। जब लंबे समय तक चली हैं तो ऐसी दिशा में जो है इसने भी संघवाद को प्रभावित किया और भविष्य में भी गठबंधन सरकार आ सकती है। अब इसने कैसे प्रभावित किया, इसका भी जो है सकारात्मक प्रभाव और गठबंधन सरकार का संघवाद पर नकारात्मक प्रभाव। अब पहला बात समझिए, भाई गठबंधन सरकार में क्या होता है। गठबंधन सरकार एक राजनीतिक प्रबंधन है जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। जो सामान्यतः अस्थिर सरकार होती है। तो पहला देखिए, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाती है। अब न चाहते हुए भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय करना पड़ता है। क्षेत्रीय मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिलता है और केंद्र सरकार भी क्षेत्रीय दलों का समर्थन है तो न चाहते हुए भी क्षेत्रीय मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करती है। इससे केंद्र राज्य के मध्य जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। नंबर 1, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका संघीय सरकार में रहती है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका संघीय सरकार में रहती है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय होता है। जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय होता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय होता है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि गठबंधन सरकार में छोटे दल सरकार में शामिल होते हैं, जिसके पास 1 सीट हो, 2 सीट हो, वो लोग भी शामिल होते हैं। केंद्र सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, छोटे दल की बातों को सुनना पड़ता है, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता आ जाती है। भाई छोटा दल भी अपनी बातों को रखता है और केंद्र को सुनना पड़ता है, अन्यथा समर्थन वापस ले लेगा। और जहां पर पारदर्शिता होती है वहां पर संबंध मजबूत होता है। भाई जीवन में भी ध्यान रखिए, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पारदर्शी तरीके से यदि नहीं बताऊं कि भाई ये आपका सिलेबस है, मैं आपको टॉपिक नंबर 7 पढ़ा रहा हूं, इसमें आपके पास जो है वो देखा जाए तो एक अभ्यास पुस्तिका जो है वो आपके बुकलेट में गया होगा, जिसमें 2-3 हजार 4 हजार क्वेश्चन होंगे पोलिटी के। फिर इसके बाद जो है इसमें वॉल्यूम 1 गया होगा, वॉल्यूम 2 गया होगा
और वॉल्यूम 3 भी जो है हो सकता है पहली बार में ना गया हो तो दूसरी बार जो है जाएगा तो इसमें वॉल्यूम 3 चला जाएगा। अब ये टॉपिक 7 आपका इससे कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से टॉपिक मान लीजिए टॉपिक 1 है तो टॉपिक 1 में जो है वो देखा जाए तो इसी तरह से अभ्यास पुस्तिका 1 जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट जाएगा, फिर आपका जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये 2 वॉल्यूम इसमें मान लीजिए जाएगा। तो ये स्पष्ट होना चाहिए ना। हम बोले मैटर जाएगा, अरे भाई क्या जाएगा? तो भाई जो कहा जाए उतना किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में छोटे दल जब शामिल होते हैं अपनी बातों को रखते हैं, केंद्र सरकार सुनता है तो केंद्र मध्य पारदर्शिता बनी रहती है। पारदर्शिता संबंधों को मजबूत करती है। जहां गोपनीयता होता है, जहां छुपाया जाता है, मैं आपसे ये तो नहीं कहा कि भाई मान लीजिए अभी जो पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है भाई एक एक 2 वॉल्यूम करके आपको 2-3 बार में चला जाएगा, अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिए। मैं आपसे कैसे कह दूं कि 100 वीडियो में हो जाएगा? मैं बताया कि 200 से 250 वीडियो लगेगा। बहुत सारा सिलेबस है। केवल जो है हल्का फुल्का कोरम पूरा करने से तो जीआरएफ होने से रहा या फर्स्ट ग्रेड होने से रहा। भाई हल्का फुल्का तो आप लोग पढ़ लिए, उससे क्या हो रहा है? कभी 2 क्वेश्चन कभी 4 क्वेश्चन से रुक रहा है। हमें कहते हैं 100 क्वेश्चन आएगा, 100 में 80 कर देंगे तो क्या रिजल्ट देखना है? 60 क्वेश्चन पर ही तो जीआरएफ हो जाता है। अब हर बार आप जो है 55 ही 60 करते हैं, 2-4 नंबर से रुक ही जाता है। तो ऐसा तैयारी करिए कि 80 हो। नंबर 2, गठबंधन सरकार में छोटे दल सरकार में शामिल होते हैं और केंद्र सरकार को भी स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण छोटे दल की बातों को सुनना पड़ता है। जिससे केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता आती है और संबंध मजबूत बनते हैं। और तीसरा बात देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह का ही सिलेबस आईएएस का होता है, इस तरह का ही विश्लेषण वो मांगता है। यही डिफरेंस है। ये आप लोगों के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा रखा है और यही आईएएस के सिलेबस में इसी तरह से पूरा ही पढ़ा जाता है। आप लोग यूट्यूब पर मार्क्स देखे होंगे, मैंने विश्लेषण पढ़ाया है, तथ्यात्मक नहीं लिखवाया है। तो विश्लेषण आईएएस में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कोई चीज है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हम लोग बीएमए में इस तरह से पढ़ते नहीं हैं। भाई बीएमए में आप लोग भी पढ़े होंगे, वैश्वीकरण का संघवाद पे कहां प्रभाव पड़ा जाता था? अनुच्छेद पढ़ लिया गया, ये सब हो गया बस। तीसरा बात देखिए, केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है केंद्र की शक्तियों में व्यवहारिक रूप से कमी आएगी। 356 जैसे मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे। केंद्र राज्यों पर तानाशाही नहीं करेगा। नंबर 3, केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका होने से केंद्र की शक्तियों में व्यवहारिक रूप से कमी आने लगती है। जिसके कारण केंद्र 356 जैसे मुद्दों पर मनमानी नहीं कर पाता। अर्थात केंद्र राज्यों पर तानाशाही नहीं कर पाता। और नकारात्मक प्रभाव, चलिए देखिए, गठबंधन सरकार में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है क्योंकि बहुत सारे दल मिलकर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार चाहकर भी करता है। आतंकवाद की समस्या, चीजों पर हम लोग कठोर निर्णय नहीं ले पाते, जिससे जो है
नेशनल इंटीग्रेशन जो है प्रभावित होता है। नंबर 1 नकारात्मक प्रभाव में गठबंधन सरकार में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। गठबंधन सरकार में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, जिससे राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे केंद्र सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अंकुश नहीं लगा पाता। और नंबर 2 देखिए, गठबंधन सरकार में सरकार हमेशा सत्ता बचाने में लगी रहती है। शासन का नियंत्रण प्रशासन पर कमजोर हो जाता है। और जब शासन का नियंत्रण प्रशासन पर कमजोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई सरकार ही कमजोर होगी। जब मंत्री ही कमजोर होगा, घर का मालिक ही कमजोर होगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, तो फिर घर में तो सब ढुलमुल चलेंगे ही। नदी जल विवाद, सीमा विवाद, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवाद, ये सब समस्याएं बढ़ने लगती हैं। नंबर 2 गठबंधन सरकार में सरकार हमेशा सत्ता बचाने में लगी रहती है। गठबंधन सरकार में सरकार हमेशा सत्ता बचाने में लगी रहती है। शासन का नियंत्रण प्रशासन पर कमजोर हो जाता है। जिससे नदी जल विवाद, सीमा विवाद आदि समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जो संघवाद को प्रभावित करती हैं। और नंबर 3 इसी का देखिए, हमें कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ाया था तो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण, चुनाव का भय बना रहता है, जिसके कारण दल जो है विकास की जगह पर संकीर्ण मुद्दों, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, इन सब चीजों को बढ़ावा देने लगते हैं। न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद भी बढ़ता है, न्यायपालिका को भी न चाहते हुए न्यायिक सक्रियतावाद के कारण हस्तक्षेप करना पड़ता है। नंबर 3 गठबंधन सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है, चुनाव का भय बना रहता है। राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है, चुनाव का भय बना रहता है, जिसके कारण दल विकास की राजनीति के स्थान पर संकीर्ण मुद्दों, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद को बढ़ावा देते हैं। न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज यहां समझना है कि भारतीय संघवाद का जो बदलता स्वरूप है वो थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे संघवाद में परिवर्तन आया है। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पहले 4 लाइन इसका अर्थ समझना है,
फिर विभिन्न चरणों को समझना है, बदलते स्वरूप की व्याख्या करना है, बदलते स्वरूप की व्याख्या बनाइए। देखिए, भारतीय संविधान में कनाडा से प्रभावित होकर अर्धसंघीय व्यवस्था को हम लोगों ने अपना लिया, यूनियन ऑफ स्टेट को अपना लिया। शुरुआती दौर में एक समान परिस्थितियां रहीं, संघवाद में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जब से 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का जब उदय होने लगा, गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ, इन सब समस्याओं ने जो है संघवाद में निरंतर परिवर्तन किया। पहले अर्थ लिखिए। भारतीय संविधान में कनाडा से प्रभावित होकर, भारतीय संविधान में कनाडा से प्रभावित होकर अर्धसंघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, अर्धसंघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। प्रारंभ में परिस्थितियां एक समान रहीं, वही केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्यों में कांग्रेस की सरकार, प्रारंभ में परिस्थितियां एक समान रहीं। अतः संघवाद स्थिर बना रहा, लेकिन क्षेत्रीय दलों के उदय, क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण, क्षेत्रीय दलों के उदय तथा अन्य परिस्थितियां, क्षेत्रीय दलों के उदय तथा अन्य परिस्थितियों के कारण संघवाद में परिवर्तन आया। इसे निम्न चरणों में देखा जा सकता है, इसे निम्न चरणों में देखा जा सकता है। अब इसमें जो है नंबर 1 केंद्रीकृत सहयोगात्मक संघवाद, ये सब सन मिलाने को आया होगा, ऐसे 4 तरह का लिख देगा, किस किस सन में क्या क्या है, आया था एक बार क्वेश्चन, मुझे याद है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण सहयोगात्मक संघवाद 1950 से 64, अब समझिए। इस चरण में मैं बताया कि एक दल प्रधान व्यवस्था थी, भाई केरल को छोड़ दीजिए तो अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य स्तर पर भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब एक ही दल के सदस्य थे। तो केंद्रीकरण होने के बाद जो है ये समन्वय बना रहा, केंद्रीकृत योजना आयोग भी था, कोई विरोध नहीं करता था। देखिए गठबंधन सरकार में योजना आयोग की बात की जाने लगी, अंततः 1 जनवरी 2015 को सम्मत भी कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। लिख दीजिए। इस चरण में एक दल प्रधान व्यवस्था थी, एक दल प्रधान व्यवस्था थी। केरल जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए, केरल जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो केंद्र राज्य स्तर पर एक ही दल की सरकार थी, केंद्र राज्य स्तर पर एक ही दल की सरकार थी। पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री एक ही दल के सदस्य थे। अतः केंद्रीकरण होने के बाद भी समन्वय बना रहा, अतः केंद्रीकरण होने के बाद भी समन्वय बना रहा। जैसे केंद्रीकृत योजना आयोग भी कार्य करता रहा,
जैसे केंद्रीकृत योजना आयोग भी कार्य करता रहा। नंबर 2, सौदेबाजी, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी जो शब्द है भाई, सहकारी संघवाद शब्द किसने दिया? सहकारी, बोलिए। ग्रेनविल ऑस्टिन बताया था उस दिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। और सौदेबाजी संघवाद, बोलिए, मोरिस जोन्स। आप देखते हैं 1964 से 1971 का जो पीरियड है, कि इस दौरान जो अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी जो सरकारों को बढ़ावा मिला, 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, उससे केंद्र सरकार कमजोर पड़ गई, राज्य स्वायत्तता की मांग होने लगी, और इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर राज्य केंद्र से सौदेबाजी करने लगा, सहयोग के साथ सौदेबाजी भी होने लगा। लिख दीजिए। इस दौरान अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को बढ़ावा मिला, गैर कांग्रेसी सरकारों को बढ़ावा मिला, तथा कांग्रेस के विभाजन से भी केंद्र सरकार कमजोर हुई, राज्य स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी। कांग्रेस के विभाजन से भी केंद्र सरकार कमजोर हुई, राज्य स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी। इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर राज्य केंद्र से सौदेबाजी करने लगे। एकाधिकारवादी संघवाद, उन्नीस सौ 71 से 1977। नंबर 3, पहले समझिए। 1971 के चुनाव में पुनः जो है केंद्र और अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। और देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है, जब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही दल की सरकार बन गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र जो है मजबूत हो गया। इसी चरण में आपातकाल भी लगा, केंद्र की तानाशाही बढ़ने लगी, तो यह एकाधिकारवादी संघवाद है। लिखिए, 1971 के चुनाव में पुनः केंद्र तथा राज्य स्तर पर एक ही दल की सरकार का गठन हुआ, और संघवाद की शक्ति, संघवाद में केंद्र मजबूत हो गया। जैसे आपातकाल में केंद्र ने तानाशाही किया, नंबर 4, विकेंद्रीकृत संघवाद, विकेंद्रीकृत संघवाद 1977 से लेकर 1989, 1989। अब देखते हैं 1977 के चुनाव में जो है पहली बार केंद्र स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार बना, जनता पार्टी की सरकार। अनेक राज्यों में कांग्रेसी सरकारों को हटा दिया गया, बहुदलीय व्यवस्था बढ़ना शुरू हुआ। केंद्र सरकार भी जो है राज्य वित्त आयोग बनाने की बात करने लगा। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के दबाव में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला, और इस चरण में कुछ मुद्दों को लेकर जो है केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई। तो ये विकेंद्रीकृत संघवाद यहां से शुरुआत होता है। लिख दीजिए, 1977 के चुनाव में पहली बार केंद्र
पहली बार केंद्र स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और अनेक राज्यों में कांग्रेसी सरकारों को हटा दिया गया। बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला, बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार भी राज्य वित्त आयोग बनाने की बात करने लगा। केंद्र सरकार भी राज्य वित्त आयोग बनाने की बात करने लगा और क्षेत्रीय दलों के दबाव में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। तथा कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दी। कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दी। अब जैसा समझिए, सौदेबाजी संघवाद, यहां पर सौदेबाजी सहकारी संघवाद था, यहां पर सौदेबाजी संघवाद है। 1989 से लेकर आप कह सकते हैं कि 2000 तक सौदेबाजी संघवाद का मतलब यह है कि 1989 में लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। गठबंधन सरकार, क्षेत्रीय दल सक्रिय भूमिका निभाने लगे और इस व्यवस्था की राजनीति ने जो है सौदेबाजी करने का मौका दिया और समर्थन देने के बदले क्षेत्रीय दल जो है अपने राज्य के विकास की मांग करने लगे। कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, सड़क बनाइए, ये सब मांग करने लगे और इस तरह से भारतीय राजनीति में शुद्ध रूप से सौदेबाजी संघवाद दिखाई देने लगा। लिख दीजिए, 1989 के लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ आया। लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ आया। गठबंधन सरकार को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय दल सक्रिय भूमिका निभाने लगे। क्षेत्रीय दल सक्रिय भूमिका निभाने लगे और इस व्यवस्था की राजनीति ने सौदेबाजी करने का मौका दिया। इस व्यवस्था की राजनीति ने सौदेबाजी करने का मौका दिया। सौदेबाजी करने का मौका दिया। जैसे समर्थन के बदले, हमारा सैनिटाइजर है ना, दे दे, छोटा वाला जो मेज पर है। इस व्यवस्था की राजनीति ने सौदेबाजी करने का मौका दिया। समर्थन के बदले क्षेत्रीय विकास की मांग होने लगी। नंबर 6, कठोर नरम संघवाद, मार्बल केक फेडरलिज्म इसको कहा जाता है। अब ये जो मार्बल केक फेडरलिज्म है, ये 2000 से लेकर 2014 तक दिखाई देता है। 2000 से लेकर 2014 तक दिखाई देता है। अब ये है क्या चीज, समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे गठबंधन सरकार तो चलता ही रहा,
लेकिन विभिन्न दलों के समर्थन से जो है वो देखा जाए तो जब ज्यादा समर्थन मिलता था तो केंद्र सरकार थोड़ा कठोर हो जाता था, जब समर्थन वापसी की बारी आती थी तो केंद्र सरकार मुलायम हो जाता था। इस तरह से देखा जाए तो ये व्यवस्था चलती रही। तो लिविंगस्टोन जो एक विचारक है, लिविंगस्टोन ने शब्द दिया था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं भाई क्वाजी फेडरल सिस्टम कैसीवियर साहब ने दिया, कैसीवियर साहब ने ही एकात्मक संघवाद शब्द नाम दिया। कभी आए एकात्मक संघवाद किसका है? कैसीवियर। उसी तरह मार्बल के फेडरलिज्म किसने नाम दिया? लिविंगस्टोन ने। लिख दीजिए 2 लाइन। इस चरण में गठबंधन सरकार को विभिन्न दलों से समर्थन प्राप्त था। प्रबल समर्थन मिलने पर केंद्र सरकार कठोर रवैया अपनाता था। जबकि कमजोर समर्थन होने पर नरम रवैया अपनाता था। ठीक है, अब देख रहे हैं। अब इसके बाद ये थोड़ा सा जो चल रहा है प्रतियोगी सहकारी संघवाद, 2014 से लेकर जो है कह सकते हैं कि 2000 वर्तमान तक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 16वीं लोकसभा के चुनाव में पुनः राष्ट्रीय दल को बहुमत प्राप्त हुआ। अनेक राज्यों में बीजेपी की भी सरकार बनी, लेकिन अन्य दलों की भी सरकारें चलती रहीं। और कहीं न कहीं जो है एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई दी, लेकिन साथ में एक प्रतियोगिता भी दिखाई दे रही है, सहकारिता भी दिखाई दे रही है। विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतियोगिता, असहकारिता इसलिए क्योंकि वैश्वीकरण की परिस्थिति है। लिख दीजिए 16वीं लोकसभा के चुनाव में पुनः राष्ट्रीय दल को बहुमत प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों में इस दल की सरकार, अनेक राज्यों में राष्ट्रीय दल की सरकार भी बनी। जिससे केंद्रीकृत प्रतियोगी सहकारी सभी संघवाद का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। सभी संघवाद का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। आप देखते हैं कि भारतीय संघवाद में जो है एक संस्थापरक अवधारणा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो दल व्यवस्था, आर्थिक पहलू, स्वार्थपरक राजनीति, इन सब चीजों के कारण जो है बार बार संघवाद में परिवर्तन आया है। भविष्य में भी जो है परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि केंद्र राज्य दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझें, आवश्यकताओं को समझें, आम जनता के हितों को समझें, तभी संघवाद हमारा मजबूत हो सकता है।
तो ये ध्यान रखना था। अब मैं आप लोगों को राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ाया था। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, बाधा डालने वाले तत्व तो सब उस दिन लिखवाया भी था और बताया भी था कि ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है भारत के लोगों में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता, समन्वय, इस तरह की भावना का जो विकास होता है, एक समान नागरिकता का विकास होता है, एकता अखंडता की भावना को बल मिलता है और सभी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक अखंडता जैसे पहलुओं को स्वीकार करने लगते हैं, तो ऐसी जो मनोवृत्ति है उसको राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। उस दिन मैं इसको पढ़ा दिया था। अब हम लोग को इसमें जो पढ़ना है, एक तो उभरती प्रवृत्तियां पढ़ना था, और फिर मैं बताया इसमें जो है एक चीज था सशक्त केंद्र परक संरचना। तो सशक्त केंद्र परक संरचना का मतलब यह है, सशक्त केंद्र परक संरचना का मतलब यह है कि केंद्र कैसे कैसे मजबूत है। तो सशक्त केंद्र परक संरचना में कुछ अनुच्छेद आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताया था कि थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए जब मैं केंद्र संबंध पढ़ाया था, आप लोगों को केंद्र संबंध पढ़ाया था, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि नोट्स में आप लोगों के लिखा होगा विधायी शक्ति, फिर लिखा होगा उसमें कार्यपालिका शक्ति, फिर लिखा होगा कि वित्तीय शक्ति, वित्तीय प्रावधान, ऐसे लिखा होगा। इसका जो अनुच्छेद है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 245 से लेकर 255 तक, ये थोड़ा बेयर एक्ट से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 256 से लेकर जो है वो देखा जाए तो जो अनुच्छेद होगा 261 तक, उसको थोड़ा देख डालिएगा। इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो 261, 262 भी देख लीजिएगा, 263 भी देख लीजिएगा। और जो वित्तीय प्रावधान है उसमें जो है जो जीएसटी है वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को अभी, क्योंकि जीएसटी का ये जो है प्रश्न ये भी आ सकता है हम लोग के यहां। अभी जीएसटी पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। सशक्त केंद्र परक संरचना का मतलब यह है कि कौन कौन से प्रावधान हैं जो हम लोगों के यहां जो है केंद्र सरकार को मजबूत बनाते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल बताता हूं, इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट बताता हूं कि आप लोगों को किस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। तो एक तो परंपरागत पहलू, ये जो मैं बताया केंद्र संबंध का अनुच्छेद वाला, वैसे प्रश्न पूछता है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछता है 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, उस दिन पढ़ाया था। ऐसे कुछ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि मिलाने का प्रश्न आता है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है वो देखा जाए तो इसमें मैं बताता हूं सशक्त केंद्र परक संरचना का मतलब। जैसे अनुच्छेद 3 है, तो आप देखते हैं कि हमारे यहां संघवाद है, लेकिन संघवाद में क्या होता है, संघवाद में जो है देखा जाए तो संसद को ही जो है राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। तो राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। और फिर मैं बताया कि संघीय व्यवस्था से मेल भी नहीं खाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे केंद्र मजबूत भी होता है। भाई जैसे हमें कहते हैं आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बना दिया गया, आंध्र प्रदेश के कहने का कोई लेना देना नहीं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अनुच्छेद 3। जैसे मान लीजिए राज्यपाल पद, तो देखते हैं केंद्र सरकार नियुक्त करता है और राज्यपाल
दोहरी भूमिका का पद है, खूब समझाया था। केंद्र का एजेंट भी है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो जो एजेंट की भूमिका है वो उससे केंद्र सरकार क्या हुआ, सशक्त हुआ। जैसे विधेयकों का आरक्षित किया जाना पढ़ाया था, विधेयकों का आरक्षित किया जाना, अनुच्छेद बोलिए, अब तो याद किए होंगे, 201 नहीं समझाया था उस समय। इसी का देखिए 249 पढ़ाया था, आर्टिकल 249 पढ़ाया था। अखिल भारतीय सेवा भी है, अखिल भारतीय सेवा कौन सा अनुच्छेद, 312। इसी का देखिए संशोधन पढ़ाया था, वो भी केंद्र सरकार, सशक्त केंद्र संरचना है। संशोधन का प्रावधान इसी प्रकार से कैग, या इसी प्रकार से देखिए अनुदान सहायता, इसी प्रकार से जैसे अभी पढ़ाऊंगा जीएसटी, हम कहते हैं नागरिकता का प्रावधान। भाई एकल नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, बोलिए, अनुच्छेद 11 के तहत संसद। तो एकल नागरिकता का प्रावधान, तो ये ध्यान रखना, इसमें दो चीजें पढ़नी थी। एक तो ये जो अनुच्छेद वाला पहलू है, और दूसरा ये मैं समझाया आपको व्यवहारिक जो चीजें हैं, यहां से प्रश्न आता है। अब फिर मैं बताया कि जैसे थोड़ा सा कुछ बोलता भी हूं, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि हम लोगों के यहां जैसे सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है, इस तरह के मुद्दों से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के यहां सिलेबस में अभी मैं बता रहा था कि सिलेबस में लिखा है सशक्त केंद्र परक संरचना और सम्मिलित संघवाद अनुकूलन। तो ये जो एडाप्टेशन है और अंतर सरकारी जो समन्वय क्रिया विधि है, वो यही है कि वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, इस तरह की संस्थाएं। समन्वयकारी क्रिया विधि का मतलब कि जो समन्वयकारी जो चीजें हैं। अब नदी जल विवाद की समस्या है, तो उसमें जो है केंद्र सरकार क्या करता है, केंद्र सरकार जो है कुछ आयोग बनाता है। तो जैसे कुछ मैं समझाता हूं, जैसे ये नदी जल विवाद है और सीमा विवाद है। तो देखिए नदी जल विवाद और सीमा विवाद लिखना नहीं है, सुनना है। पेपर में आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में नदी जल विवाद के समाधान के लिए प्रावधान तो किए गए, जैसे अनुच्छेद 262 अभी बता रहा था, अनुच्छेद 262 का प्रावधान है, और उसी के तहत नदी बोर्ड, नदी अधिनियम, इस तरह का चीजें जो है बनाई भी गई। लेकिन आज भी नदी के पानी का विवाद देखते हैं कि हमेशा पेपर में आता है, यमुना का विवाद, कावेरी का विवाद, ये सब चलता रहता है। और इसके कारण चूंकि नदियों को हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण जो है कहीं सूखा, कहीं बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है, कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यमुना नदी विवाद है, आप लोग के नोट्स में लिख रहा हूं, यमुना नदी विवाद है, किन किन राज्यों के मध्य है, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, इस तरह के राज्यों के मध्य यमुना नदी विवाद है। मान लीजिए कावेरी जल विवाद है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पांडिचेरी है, इसके मध्य विवाद है। या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए नर्मदा के पानी का विवाद है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। गोदावरी नदी का विवाद है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। या सोन नदी का विवाद है, यूपी है, एमपी है, बिहार है। तो ऐसे थोड़ा सा कि किन किन नदियों के मध्य, मतलब कि कौन कौन नदियों का विवाद चल रहा है, ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो चर्चा में चलता है वही आता है।
और सीमा विवाद का मतलब यह है कि देखिए, संघीय व्यवस्था होने के कारण हमारे यहां संविधान जो है सबसे बड़ा विश्व का संविधान है, फिर भी अंतर्राज्यीय विवाद की संभावना बनी रहती है, विविधता बहुत ज्यादा है, जिसमें सीमा विवाद का भी एक मुद्दा है। इसके लिए अनुच्छेद 3 बनाया गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को अधिकार दिया गया कि वह औचित्यपूर्ण समाधान करेगा, लेकिन अभी भी अनेक समस्या जो है दिखाई देती है। सीमा पर आपराधिक गतिविधियां, तस्करी, अपहरण, इस तरह की समस्याएं हैं। सीमा का भूमि भी जो है ठीक ढंग से हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों राज्य संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। अब इसमें क्या क्या विवाद है, तो जैसे चंडीगढ़ को लीजिए भाई, 1966 में 1966 में पंजाब को बांटकर हरियाणा बनाया गया। अब फिर आप देखते हैं कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था, लेकिन वही बात है कि विवाद है, इसके कारण जो है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप देखते हैं कि बेलगाम का विवाद है, किसके मध्य? महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य। कैसे पूछेगा, बेलगाम का विवाद किस राज्यों के मध्य है? महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य विवाद है। पिछले 25 वर्षों से बेलगाम को लेकर जो है सीमा विवाद चल रहा है, अभी भी देखते हैं कि इसका समाधान नहीं हो पाया। महाजन आयोग भी बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो उसका समाधान नहीं हो पाया है। जैसे कैसरगोड का विवाद आप लोग पढ़ते होंगे, कैसरगोड के विवाद का मतलब कर्नाटक और केरल के बीच जो है कैसरगोड को लेकर जो है सीमा विवाद है। जो महाजन आयोग था, तो महाजन आयोग की सिफारिश में कहा गया कि यह क्षेत्र जो है कर्नाटक के हिस्से में रहना चाहिए, कैसरगोड क्षेत्र। लेकिन केरल ने जो है उस समय राष्ट्रपति शासन था, इसके कारण जो है वो मानने से इनकार कर दिया। अब व्यवहार में समस्या है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे रंगापानी का विवाद। रंगापानी जो जगह है असम और नागालैंड के मध्य जो है रंगापानी का विवाद है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे लेंगपी, हाकुमारी, असम और मेघालय के मध्य सब विवाद है। असम मेघालय के मध्य विवाद है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बताया कि इस तरह की जो चीजें हैं, फिर हम लोग को इसमें जो है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे जीएसटी है। अब जीएसटी का जो मुद्दा है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई उससे भी प्रश्न आ सकता है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं भी बताता हूं। गुड एंड सर्विस टैक्स, तो एक तो इसका जो है सामान्य पहलू है, अब फिर इसमें जो है प्रावधान क्या क्या है, ये दो चीज ध्यान रखना है। अब समझिए, अब पहले बनाइए। जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों के यहां जो है जो जीएसटी का प्रावधान था, वो जीएसटी का प्रावधान एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार जो है वो देखा जाए तो जब हम लोग के यहां बेसिक भी बताता हूं भाई, देखिए वस्तु एवं सेवा कर जो कहा जाता है, तब जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान दर लागू करने का जो कर है, अप्रत्यक्ष कर,
उसमें शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य अलग अलग नहीं लगा सकते। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो है समान दर पर ही कर लगाया जाएगा। एक देश एक अप्रत्यक्ष कर, इसका नारा भी तो है, एक देश एक अप्रत्यक्ष कर। तब देखते हैं कि हम लोग के यहां केलकर जो समिति था, केलकर समिति ने 2003 में अप्रत्यक्ष करों के लिए जो गठित किया गया था, उस केलकर समिति ने ही कहा कि वस्तु और सेवा कर जो है मतलब जीएसटी की सिफारिश किया था। और आप देखते हैं कि प्रणब मुखर्जी साहब 2011 में, उस समय जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए एक विधेयक भी बनाया था, लेकिन पेश नहीं हो पाया। और अंततः जो है 2014 में सरकार जब बनी, तब जानते हैं कि 122वां विधेयक, 122वां संशोधन विधेयक ये प्रस्तुत किया गया। और यही जो प्रस्तुत किया गया, तो आप जानते हैं कि 101वां संशोधन अधिनियम, समझाया था ना कि नंबर कैसे बदल जाता है, याद होगा संशोधन में, संशोधन अधिनियम। तो 101वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये जीएसटी जो है संविधान में जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। पहले भूमिका लिखिए, सामान्य पालू। केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी, जीएसटी की सिफारिश की थी। यह वस्तु तथा सेवा पर, यह वस्तु तथा सेवा पर एक समान दर से लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। एक समान दर से लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। इसके लिए सर्वप्रथम 2011 में, इसके लिए सर्वप्रथम 2011 में 115वां संशोधन विधेयक, 115वां संशोधन विधेयक सदन में रखा गया, लेकिन विरोध के कारण पारित नहीं हुआ। और 2014 में 122वें विधेयक के रूप में रखा गया, 122वें संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया। जिसे 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम बनाओ, सीधा लिखिए, 101वां संशोधन अधिनियम बनाओ, जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक है, अब समझिए इसके जो मुख्य मुख्य प्रावधान हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो देखिए जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल जो है 279A जो अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो उसमें कहा गया था कि भाई 60 दिन के भीतर जो है जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि 12 सितंबर 2016 को जो है केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल बनाया, और जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया है वह केंद्र और राज्य का संयुक्त एक फोरम कह सकते हैं। इसका अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। राज्यों के जो है वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह राज्य जो है मनोनीत भी करता है, और दिल्ली में जो है इसका सचिवालय बनाया गया है। लिख दीजिए, अनुच्छेद 279 ए के तहत, अनुच्छेद 279 ए के तहत 279A1 लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। A1 के तहत 279A1 ऐसे लिखिए के तहत कहा गया कि, सीधा लिखिए, के तहत 12 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद बनाया, जिसमें केंद्र राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री आबलिक अन्य मंत्री, मतलब जो भी राज्य मनोनीत करे, इसके सदस्य होते हैं। तथा राजस्व सचिव पदेन सचिव होता है। राजस्व सचिव पदेन सचिव होता है। समस्त सचिवालय का खर्च केंद्र सरकार वहन करता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रावधान है। अब जानते हैं कि आप लोग जैसे पढ़ते होंगे कि जीएसटी में, जीएसटी क्या होता है, मतलब कि जो जीएसटी काउंसिल है, तो वस्तु और सेवाओं का निर्धारण इसमें होता है कि भाई हम लोग जो है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे, या मान लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे तय किया जाएगा, जीएसटी की विभिन्न दरों का क्या निर्धारण होगा, प्राकृतिक आपदा आएगा, कोई विशेष कर होगा, ऐसे इसको कैसे बांटा जाएगा, इस तरह की चीजों को जीएसटी काउंसिल में निर्धारित किया जाता है। और यहां पर जो है वो देखा जाए तो 2/3 मत जो है राज्यों का है, और 1/3 मत जो है केंद्र सरकार का माना जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि 3/4 मतों से प्रस्ताव पारित होता है। लिख दीजिए, कोई भी निर्णय 3/4 मतों के आधार पर पारित होता है, मतों के आधार पर पारित होता है। अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 248A जो जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्यों में करों का विभाजन बराबरी के आधार पर किया जाएगा, आधा केंद्र को आधा राज्य को। लिख दीजिए, 248A के तहत केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं।
केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। और करों का विभाजन बराबरी के आधार पर किया जाता है। जैसे आधा राज्य का तो आधा केंद्र का। आधा राज्य का तथा आधा केंद्र का। इसी को देखिए, इसमें जो जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे 246A जोड़ा गया है, तो इसमें राज्य विधानमंडल को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये माना गया है कि यह संघीय कानूनों की अवहेलना नहीं करता हो। लिख दीजिए, इसके तहत राज्य विधानमंडल को जीएसटी के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। शर्त यह है कि संघीय कानून का उल्लंघन न होता हो। और देखिए, संघीय कानून बनाने का जो शक्ति है ये इसमें दिया गया है। लिख दीजिए अगला पॉइंट, 246A(2) के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण देश के लिए वस्तु की आपूर्ति, व्यापार आदि विषयों के संदर्भ में जीएसटी का कानून बना सके। और अगला पॉइंट 269A, इसका मतलब यह है कि जो जीएसटी है, अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उस पर जो जीएसटी लगेगा वह केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्रित किया जाएगा और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। लिख दीजिए, अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में 269A, अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्यों में वितरण किया जाएगा। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, नंबर 6। देखिए, जो हम लोग के यहां सेवा कर है या 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची का विषय जो लिखा गया है 52, 55, इस तरह के विषयों को अब समाप्त कर दिया गया है। एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि इस अधिनियम के तहत 7वीं अनुसूची में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सेवा कर के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सेवा कर के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, एक तो ये सब आपको जानना था।
ये मैं बताया कि थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए। अब इसमें एक चीज और भी मैं बोलता हूं, जैसे कभी कभी जैसे नीति आयोग है, तो कभी कभी नीति आयोग का भी प्रश्न देखे होंगे कि वो भी पूछ देता है, तो उसको लिखना नहीं है, आप लोग पढ़ते होंगे उसको, मैं थोड़ा सा बोल दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग सिलेबस में नीति आयोग है भी नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाया होता। देखिए नीति आयोग, आप जानते हैं कि दो चीजें हमको जानना है भाई, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है और नीति आयोग किस प्रकार से काम करता है, क्या चीज है। तो आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग भी संविधानेतर संस्था है, मैं समझा चुका हूं। संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कानूनी संस्था नहीं है, मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था है। और यह संस्था जो है एक तरह से थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और इसका अध्यक्ष पदेन पीएम होता है। बाकी जो उपाध्यक्ष हैं, अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और आप जानते हैं कि ये जो संस्था बनाया गया, तो उसका उद्देश्य ये है, अभी जो हम लोग सहकारी संघवाद पढ़ रहे थे, इसमें लिखा गया कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का यह कार्य करेगा। सभी राज्यों और यूटी के साथ जो है संरचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा, विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। ये संस्था एक प्लेटफॉर्म है, थिंक टैंक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और संस्थाओं द्वारा जो है नवाचार, इनोवेशन, नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक सिस्टम विकसित करेगा, तंत्र का विकास करेगा। आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाएगा। कोई कार्यक्रम है, नीति है, उसके क्रियान्वयन के लिए जो है जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, उस क्षमता का निर्माण किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका उद्देश्य रखा गया। अब ये नीति आयोग आखिर क्यों बनाया गया? देख रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में तमाम बदलाव आ गया। जनसंख्या देख रहे हैं कि 120 करोड़ से ज्यादा, लोगों की आकांक्षा भी बढ़ गई, निजी क्षेत्र का भी तीव्र गति से विकास हुआ। तो नए विकास के ढांचे की आवश्यकता के लिए नीति आयोग बनाना पड़ा। भाई 1950 के आसपास की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में योजना आयोग कार्य किया, केंद्रीकरण पर बल दिया गया। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है वो विकेंद्रीकरण की परिस्थिति है, इसलिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को बनाया गया। राज्यों की सहमति के लिए नीति आयोग का गठन। और अभी मैं बता रहा था कि वर्तमान में साझी समस्याएं चल रही हैं, सहकारी संघवाद की आवश्यकता है, तो नीति आयोग के माध्यम से केंद्र राज्य के मध्य आपस में सहयोग का विकास किया जा सकता है। भाई देश में देखते हैं कि राज्य स्वायत्तता की मांग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तमाम, तो राज्यों को साथ लेकर योजना बनाने से राज्यों की उग्रता में कमी आ सकती है, एकता अखंडता मजबूत होगा, विविधता में एकता का समायोजन होगा, इसलिए नीति आयोग बनाया गया। तो मैं बताया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग के यहां नीति आयोग बनाया गया है और दूसरी तरफ हम लोग के यहां जो है योजना आयोग है, उसमें अंतर है। जैसे मैं कहूं कि जो योजना आयोग है और जो नीति आयोग है, इस योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर है। 4-5 में बोलता हूं। देखिए, पहला चीज, योजना आयोग केंद्र की संस्था था, राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। और नीति आयोग में अभी मैं बोला हूं, सहकारी संघवाद के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें राज्यों की भूमिका है। और अभी बता रहा था कि ये जो योजना आयोग है, भाई योजना आयोग क्या था? देश की भौतिक पूंजी,
मानवीय संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, संतुलित प्रयोग करने के लिए सलाह देना, इसी के लिए तो बनाया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीति आयोग में मानवीय संसाधनों के साथ अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है। जैसे मैं बता रहा था, ग्राम विकास, प्रौद्योगिकी विकास, तकनीक विकास, क्षमता विकास, ये सब चीजें शामिल हैं। और तीसरा चीज ये है कि योजना आयोग में एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाता था, और फिर जो है पूर्णकालिक सदस्य हो जाते थे। तो आप देखते होंगे कि पूर्णकालिक सदस्य हो जाते थे, उसमें 8 पूर्णकालिक सदस्यों को रख दिया जाता था, यही लोग बने रहते थे। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। भाई हमें कहते हैं यहां पर सदस्यों की संख्या योजना आयोग से कम ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञ सदस्य भी हैं, पूर्णकालिक भी हैं, आंशिक भी हैं। और चौथा जो अंतर है सबसे बड़ा, कि नीतियों का निर्धारण योजना आयोग करता था, बाद में फंड का आवंटन जो है राज्यों से सलाह मशवरा लिया जाता था। पहले नीति बन गया, बाद में पैसा कैसे जुगाड़ होगा। यहां पर ऐसा नहीं होता। नीति आयोग नीतियों के निर्धारण के समय ही राज्यों से जो है सलाह मशवरा कर लिया जाता है। फंड के आवंटन के बारे में पहले निर्धारण होने के बाद ही जो है नीतियों को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। देखिए ये भी अंतर एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक पहलू पर योजना आयोग किस पर बल देता था? बोलिए, आर्थिक पहलू पर ज्यादा बल देता था। और ये देख रहे हैं कि नीति आयोग जो है आर्थिक पहलू के साथ जो है सामाजिक सामरिक पहलू पर भी बल देता है। तो ऐसे भी प्रश्न ध्यान रखा जाता है कि जैसे आप देखे होंगे कि अभी जो है राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, अभी जो हुआ था 2019 में, पूर्णकालिक सदस्य भी रखे गए हैं, जैसे रमेश चंद जी हैं, प्रोफेसर रमेश चंद, वीके सरस्वत साहब हैं, या सिपका से जो है वीके पाल भी हैं, तो ऐसे डॉक्टर वीके पाल भी हैं। तो ये लोग जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्य भी हैं, देखिए राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमण हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। भाई थावरचंद गहलोत साहब भी तो हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। नितिन गडकरी साहब भी तो हैं, पीयूष गोयल साहब भी हैं, तमाम विशेषज्ञ भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका आकार जो है ज्यादा है और इसका आकार सीमित था। ये ज्यादा फ्लैक्सिबल है, विकेंद्रीकृत है। ये क्या है? विकेंद्रीकृत है। और ये क्या है? एकीकृत है। मतलब एकीकरण इसमें ज्यादा था, तभी तो इसका विरोध किया जाता था। तो मैं बता रहा था कि ऐसे पहलू भी कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों का जो है, जैसे मैं बताया कि हम लोग का जो पहला टॉपिक था 7 में, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। इसमें नेशनल मूवमेंट आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, संविधान सभा पढ़ा दिया, संविधान का दर्शन ये सब हो गया, संविधानवाद में सब पढ़ा दिया था, फिर केंद्रीय कार्यपालिका ये सब पढ़ा दिया था, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, भारत में संघवाद अभी पढ़ा रहा था। इसमें सशक्त केंद्र परक संरचना और सम्मिलित संघवाद, अनुकूलन पढ़ाया अभी, अंतर सरकारी समन्वय किस तरह से होता है, अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ाया था, उभरती हुई नई प्रवृत्तियां, निर्वाचन प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन आयोग, ये सब पढ़ाया था, स्थानीय शासन पढ़ाया था। और फिर साथ ही साथ एक इसमें टॉपिक है संवैधानिक और विधिक निकाय, इसको मैंने पढ़ाया था। तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर जो 7 है ये समाप्त हुआ। इस तरह से हम लोग एक एक यूनिट करके पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है वो देखा जाए तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है यूनिट नंबर 1, उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।